नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत के कुल विदेशी कारोबार का करीब 10% हिस्सा चीन से होता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के बाजार में चीन ने कितनी बड़ी जगह बना ली है और हमारे देश से हमारा दुश्मन कितना कमा रहा है। गलवान हिंसा के बाद देश भर से यह मांग उठने लगी है कि चीनी सामान के बहिष्कार के लिए लोग आगे आए। लोगों ने अपने तरीके से शुरुआत भी कर दी है। दिल्ली के होटल मालिकों ने तय किया है कि किसी भी चीन के नागरिक को जगह नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने भी कई अहम नियम ऐसे बनाए हैं जो सीधे चीन की दुकान पर चोट करेगी। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। सरहद पर चीन की धोखेबाजी से जब भारतीय सैनिकों का खून बहा तो पूरा देश धधकने लगा। ये गुस्सा शांत नहीं हो रहा। शहर शहर लोग चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। चीन के खिलाफ गुस्सा अब इस दीवार पर टंग गया है। दिल्ली के कई होटल मालिकों ने नोटिस टांग दिया है। चीन के नागरिकों की एंट्री अब बैन है। जो भी होटलों में चाइनीज प्रोडक्ट है, हम लोग इसको बॉयकॉट करते हैं। जैसे कटलरी हो गई, कैटर्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। और दूसरा, हम लोग इनके गेस्ट को भी अलाउ नहीं करेंगे अपने होटल्स में। हम लोग इनको सबक सिखाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर ये चाइना अगर हमारी सरकार से लड़ेगा, मोदी सरकार से, तो ये चूर चूर हो जाएगा। दिल्ली के करोल बाग होटल एसोसिएशन ने तो सभी होटल्स में चीनी नागरिकों को बाय बाय कह दिया है। दिल्ली में लगभग 3000 बजट होटल हैं और गेस्ट हाउस जिनमें लगभग 75,000 कमरे हैं। इन होटल्स ने चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान पहले ही कर दिया है। इस बार भारत के लोग, भारत के व्यापारी और सभी वर्गों के अन्य लोग मिलकर के चाइना को ये सबक सिखाएंगे कि हिंदुस्तान से टकराने का दुस्साहस चाइना न करे। इधर देश भर में एक बार फिर चीन की चाल पर विरोध की आग सड़कों पर उतर आई है। देश भर से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन के खिलाफ अगर सैनिक सरहद पर निगहबानी कर रहे हैं तो लोग चीन को चोट पहुंचाने के लिए चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें लोग चीनी सामान तोड़कर सार्वजनिक रूप से गुस्सा निकाल रहे थे। इससे पहले सरकार ने चीन से व्यापार को लेकर कई सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। ई कॉमर्स के क्षेत्र में ऑनलाइन बिक्री करने वाले पोर्टल से कहा गया है कि हर सामान के साथ ये जानकारी दें कि वो किस देश में बना है, ताकि लोग ये फैसला ले सके कि वो किस देश का सामान नहीं लेना चाहते। हालांकि अमेज़न जैसी बड़ी साइट्स ने कहा है कि इसमें वक्त लगेगा। देश में आज जनता चीनी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे बड़े नारे लेकर आज प्रयास कर रहे हैं। एक वॉलंटरीली, स्वच्छंदता से देश की जनता अपने गुस्से को एक सेंटिमेंट के रूप में परिवर्तित करके आज काम कर रही है। लोकतंत्र में जनता का सेंटिमेंट का सम्मान होना पड़ता है। सरकार ने कई बड़ी चीनी कंपनियों को बड़े प्रोजेक्ट्स की डील भी कैंसिल करने की पहल शुरू कर दी है। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि देशभक्ति के भाव से भरकर, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें, लोकल में जो बनता है वो प्राथमिकता दें। सरहद से चीन हर रोज नई नई साजिशें रच रहा है। वो कभी गलवान घाटी तो कभी दौलत बेग ओल्डी में अपनी सक्रियता बढ़ाकर भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। सैनिकों की शहादत पर लेकिन इस बार देश का गुस्सा चीन के खिलाफ जागा है। और ऐसा गुस्सा जब आम लोगों का अभियान बन जाए तो दुनिया भर में मेड इन चाइना का दम भरने वाला चीन क्या भारत के बाजार से अपने सफाई का रिस्क मोल ले पाएगा? आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे। पवन खेड़ा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे। सुनीत चोपड़ा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सोमनाथ सिंह रॉय भी पॉलिटिकल एनालिस्ट कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और महेंद्र कुमार गुप्ता जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी है दिल्ली होटल्स के एसोसिएशन के, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। सुनीत जी, आज आपके साथ शुरुआत करते हुए, आप प्रसन्न हैं होटल एसोसिएशन के इस फैसले से जिसमें वो कह रहे हैं कि चीनी नागरिकों को हम अपने होटल में कमरा नहीं देंगे? ये उस बड़े बॉयकॉट का हिस्सा है जो आम नागरिक अपने गुस्से के साथ चीन के खिलाफ इजहार कर रहा है। सुनीत चोपड़ा जी, ये आम नागरिक परेशान है, हाँ। ये मैं समझ सकता हूं,
लेकिन आम नागरिक बिना सोचे समझे अगर साधारण चीनी नागरिक के खिलाफ कुछ करता है तो वो अकल की बात नहीं है। क्या मोदी जी अपना पटेल का बुत वापस भेजेंगे जिसमें 1500 करोड़ रुपया खर्च हुआ? क्या जहां पर कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं आपने एनर्जी सेक्टर में, वो आप वापस देंगे? क्या जो आपने वो ये जो सोलर एनर्जी के फ्लैक्स लिए हुए हैं वो आप वापस देंगे? ये बचकानेपन की चीजें हैं। चीन के साथ हमारी सरकार अपने तरीके से मुकाबला कर रही है और ये बचकानेपन को इनको छोड़ देना चाहिए। ये बचकानापन है। महेंद्र जी आप इसका जवाब दीजिए। मैं इसको बचकानापन मानता हूं क्योंकि हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है। हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है। महेंद्र जी फिर मैं गौरव जी आपके पास आऊंगी। पहले महेंद्र जी एक बार जवाब दे दें। महेंद्र जी मूर्ति वापस भेजनी है तो भेज। पवन जी मैं आपको बता रहा हूं देश से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आप ये देखिए क्या हम 1965 में जब शास्त्री जी ने हमें अपील करी कि आज अनाज की कमी है तो हमने भूखे रहकर भी उस चीज को पूरा किया। आज हम अपना विरोध जो सीमा पर जो दुस्साहस चाइना बार बार कर रहा है हमारी सीमा पर, उसका हम जवाब अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। हम होटल इंडस्ट्री वाले हैं, हम अपने तरीके से दे रहे हैं। पहले उनका सामान हम बायकॉट कर रहे थे, अब वो हमारी धरती पर आक्रमण करें और उनको हम अपने होटलों में अपने कमरों में जगह दें, ये तो संभव नहीं हो पाएगा। सुनीत जी ठीक है, आपका मन है कि आप अपने होटल में नहीं देंगे, आप नहीं दीजिए। मेरा मन है कि आप मूर्खता कर रहे हैं तो मैं मानता हूं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरे लिए अनिवार्य है कि मैं मूर्ख बनूं। ना मैं अपना सेल फोन यूज कर सकता हूं, ना मैं अपना और कुछ यूज करता हूं। जितने भी ये फोन्स हैं ये सब चाइना के हैं, हम फेंक देंगे? हम पागल हैं? महेंद्र जी जवाब दीजिए। ये हमने एक शुरुआत की है। आप ये बात कहना गलत है कि आज हम सारी चीजें फेंक देंगे। अगर हम किसी चीज का इनिशिएटिव भी नहीं लेंगे तो अंत कैसे होगा? हमारी ये शुरुआत है, विरोध है। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम बहुत व्यापक रूप में करेंगे। आप देखेंगे भारत सरकार के मोदी जी के कारण हम अपने देश में आत्मनिर्भर बनेंगे, अपनी चीजें हम लोकल पर वोकल बनेंगे, एक एक की चीजें उसी कदम पर हम आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आत्मनिर्भर अब बन नहीं सकते क्यों नहीं बन सकते? चीन की कंपनियां हिंदुस्तान के नाम पर बैठी हुई हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्मनिर्भर हो जाइए तो मैं आपसे ज्यादा आगे बढ़ने को तैयार हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। पवन खेड़ा जी अब आपका रिएक्शन लेकर फिर मैं गौरव भाटिया जी से जवाब लूंगी। ये जो कदम है और जो लोगों में गुस्सा है, क्या आप उसके साथ हैं? मैं गुप्ता जी की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं। जनता के अलग अलग जो समाज का वर्ग है वो अपने अपने तरीके से अपना रोष व्यक्त करता है। गुप्ता जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने तो जो करना है वो कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि आईपीएल में बीसीसीआई तो कहता है कि विवो जो कंपनी है चाइना की वो स्पॉन्सर रहेगा। आरएसएस के कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध को दबा दिया जाता है क्योंकि बीसीसीआई में अमित शाह साहब के सुपुत्र बैठे हैं। तो बीसीसीआई के लिए नियम अलग हों और हमारे महेंद्र कुमार गुप्ता जी के लिए बात अलग हो। महेंद्र कुमार गुप्ता जी तो अपना पूरा भावना से ओतप्रोत होकर देश प्रेम की बात कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और अपने व्यापार का नुकसान करते हुए कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई क्यों नहीं कर रहा? और एक और चीज मैं जानना चाहता हूं अंजना जी, धोलेरा में अभी अक्टूबर में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए चीन को रूपानी जी ने एक जमीन दे दी, एमओयू साइन करके बड़ी जमीन दे दी। क्या वो कैंसिल हुआ? नहीं हुआ। हाँ, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे? सारा जिम्मेदारी महेंद्र कुमार गुप्ता जी की है क्या? देश प्रेम सिर्फ महेंद्र कुमार गुप्ता जी और पवन खेड़ा जी और गौरव भाटिया जी और अंजना जी ही दिखाएंगी? रूपानी जी नहीं दिखाएंगे, अमित शाह जी के सुपुत्र नहीं दिखाएंगे, तो ये तो नहीं चल सकता। सबको दिखाना होगा। जो महेंद्र कुमार गुप्ता जी ने रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे हम सबको चलना चाहिए। मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अमित शाह जी भी सहमत होंगे और जय शाह को निर्देशित करेंगे कि आईपीएल में कोई भी चीनी कंपनी की स्पॉन्सरशिप नहीं होगी और रूपानी जी को आदेश देंगे कि धोलेरा में जो एमओयू साइन हुआ है वो कैंसिल किया जाए। फिर तो बात आगे बढ़ेगी, फिर और आगे की बात करेंगे कि कैसे हम आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल बन सकते हैं, गुप्ता जी से मैं सहमत हूं, क्यों नहीं बन सकते।
गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, आप सिर्फ सराहना करेंगे या फिर आप भी कदम उठाएंगे? सुनील अंजना जी ने जी, जो एक-एक पटेल की करके मूर्ति से जवाब सवाल खड़ा किया है, वहां से लेकर पवन खेड़ा जी के दोनों के सवालों का जवाब दीजिए। हाँ। जब आपने कहा और महेंद्र जी को सुना और उनकी भावना का हम सम्मान करते हैं और सरकार ठोस कदम भी उठा रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता और सुनील चोपड़ा जी को ऐसा लगा शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं जैसे रो पड़ेंगे। और ये क्यों हुआ? देखिए, महेंद्र जी ने तो सही एक निर्णय लिया है कि हम कमरा नहीं देंगे, लेकिन 2008 का जो एमओयू है कांग्रेस पार्टी का चाइनीज पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट जो है उससे, तो ये बताएं क्या उसमें ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में ड्राइंग रूम और कमरा और घर सब कुछ सारी चीनी नागरिकों को दे देंगे? ये बताना जरूरी है। और आज एक बहुत बड़ा खुलासा रविशंकर प्रसाद जी ने किया है, मैं सबसे पहले देश के सामने वो लाना चाहता हूं। इतना विरोध करेंगे ये भारत का कि जब इनकी सरकार थी तो 2005-6 में इन्हीं का एनुअल रिपोर्ट है जिसमें ये कहते हैं कि जो चीनी सरकार है उन्होंने 90 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी को दिया है। अंजना जी, मतलब 90 लाख रुपए के लिए इन्होंने देश को बेचने का पूरा कार्यक्रम बना दिया था। और उस राजीव गांधी फाउंडेशन में कौन है? सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, मनमोहन सिंह है और प्रियंका वाड्रा गांधी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, अंजना जी याद करिएगा, ये वही फाउंडेशन है जिसमें जाकिर नायक ने भी 50 लाख रुपया डोनेशन दिया था। अरे राजीव गांधी फाउंडेशन ना हुआ, ऐसा लग रहा है भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना दिया इन्होंने कि देश को कमजोर करेंगे। और ये मेरे हाथ में वो कागज है जो दिखाता है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 90 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी ले रही है। और क्यों ले रही है? क्या ये आज एक वाजिब प्रश्न नहीं है जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए? और बताएं देश को कि कितना उचित है कि चीन की सरकार से कांग्रेस पार्टी अपने निजी अकाउंट में 90 लाख रुपए लेती है राजीव गांधी फाउंडेशन में। मैं समझता हूँ ये दिखाता है कि कैसे देशद्रोह किया जा रहा है। सीधा आरोप लगाया है। पवन खेड़ा जी जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी चीन से सीधा पैसा ले रही थी? अंजना जी, सार्वजनिक पटेल से इन्होंने हमारी एनुअल रिपोर्ट राजीव गांधी फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट से निकाला, छिपाने वाली तो कोई बात नहीं है ना। देश के विदेश मंत्री के सुपुत्र जिस संस्था में कार्यरत हैं, वो संस्था चीन से कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से 50 लाख रुपए लेती है। तो क्या हम ये आरोप लगाएंगे कि जयशंकर जी का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? हम इस तरह की मानसिकता नहीं रखते। अगर रिश्वत हमने ली तो गेट इन्होंने क्यों खोले साहब? चीन को घुसने ये दे रहे हैं, रिश्वत हम ले रहे हैं और चौकीदार गेट खोल रहा है इनका। ये कोई बात किसी को हजम हो रही है? बात सिर्फ इतनी है अंजना जी, शौर्या दोवल साहब, इंडिया फाउंडेशन, विवेकानंद फाउंडेशन, इनके संबंध क्या है चीन से? हम तो ये भी नहीं पूछते आपसे। कितना पैसा कौन कहां से ले रहा है, कौन किसको चुनाव से ठीक पहले शौर्या दोवल को चीन में क्यों बुलाया जा रहा है, वहां क्या चर्चा हो रही है, हम नहीं जानना चाहते। हमें सिर्फ एक बात पूछनी है, आज गलवान घाटी में चीन की पीएलए के टेंट लगे हुए हैं या नहीं? आज की अखबारें बोलती हैं कि फिर से लग गए हैं टेंट। इनका जवाब दीजिए। आप ये जवाब से कब तक बचेंगे? अरे हम चीन से लड़ना हम चाहते हैं देश की सेना और सरकार, सेना तैयार खड़ी है, देश की सरकार चीन से लड़े, लेकिन देश की सरकार को कांग्रेस से लड़ना। अरे कांग्रेस से तो आप लड़ते रहिएगा, मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या जयशंकर जी के सुपुत्र जिस संस्था में हैं, क्या उसको भी आप यही आरोप लगाएंगे कि 50 लाख इसलिए लिए कि आज ये हालत हो? इस तरह की मानसिकता मत रखिए, सिर्फ मुद्दे पर जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए। क्यों गलवान घाटी पर पीएलए के सैनिक फिर से टेंट लगा रहे हैं? क्यों हुड्डा, जनरल हुड्डा जो कह रहे हैं उनकी बात का जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सिर्फ उस बात पर केंद्रित रहिए। और अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आईपीएल में विवो का स्पॉन्सरशिप रहेगी या नहीं। जय शाह का जो आईपीएल है उसमें क्या चाइनीज कंपनी की स्पॉन्सरशिप रहेगी या नहीं, उसका उत्तर दे दीजिए। आज मना कर दीजिए नहीं रहेगी, तब तो गुप्ता जी का जो पवन जी तो लगभग सीधा मान रहे हैं, नहीं वो सीधा मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पैसा लिया, लेकिन वो कह रहे हैं नाक सीधी पकड़िए, घुमा के पकड़िए। आप भी घुमा के पकड़ रहे हैं वही नाक? नहीं,
देखिए, मैं समझता था बड़े परिपक्व प्रवक्ता है पवन खेड़ा जी, ये बात को शायद समझ नहीं पाए। 2005-6 में कांग्रेस पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी थी, चाइना की सरकार से रुपया लेती है 90 लाख क्विड प्रो को। आप मुझे जगह दो, मैं आपको यहाँ सब कुछ करने की स्वतंत्रता देता हूँ। और दूसरी बात है, ये जो अधीर रंजन चौधरी जी है, इन्होंने 11 मई 2020 को एक ट्वीट किया। उन्होंने, अंजना जी, कहा कि चीन ऐसा सांप है जिसका जहर हम निकाल देंगे। 12 मई को आनंद शर्मा जी का ट्वीट आया, उन्होंने कहा ये पार्टी पोजीशन नहीं है, और अधीर रंजन चौधरी जी को आस्तीन के सांप ने कांग्रेस पार्टी में ही किसी ने काटा और चीन का वाला ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। तो क्या ये नहीं दर्शाता है कि यहाँ चीन के साथ मिली भगत है कांग्रेस पार्टी की? दूसरी बात, 2008 का एमओयू। तीसरी बात जो सबसे अहम है, आप बताइए, सोनिया गांधी ने, हमारी वीर सेना लड़ रही है सरहद पे, एक बार चीन की निंदा करी, उनके मुंह में दही जम गई, एक शब्द चीन के खिलाफ उन्होंने आज तक नहीं बोला। और अंत करूंगा इस बात से, जो उतर नहीं पाया अभी तक चीन की गोदी से, वो क्या लड़ेगा नरेंद्र मोदी से? ये याद रखना, चीन के साथ आप खड़े हो सकते हो, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत है, हमारी सेना इतनी वीर है कि चीन के साथ साथ जो आस्तीन के साथ है और जो गद्दार है, उनको भी सबक सिखा। ठीक है, पवन जी जवाब दे, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। पवन अंजना जी, प्रधानमंत्री जी ने चीन का नाम लेने की भी हिम्मत नहीं दिखाई पिछले 1 महीने में। यहाँ वहां की सब बातें कर ली, चीन का नाम नहीं लिया, बीच में नहीं। अंजना जी, आपका जो आज तक चैनल है, उसकी एक रिपोर्ट पर मैं आपका ध्यान दे जाना चाहूंगा। 15 दिसंबर 2017, चीनी कंपनियां चाहती हैं कि गुजरात में बीजेपी ही जीती है, जानिए क्यों। ये मेरा नहीं है, आज तक की रिपोर्ट है, आज तक की भी नहीं है। आज तक ने भी ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का मुखपत्र है, उसको कोट करते हुए कहते हैं कि चीन की कंपनियां चाहती हैं गुजरात में एक बार फिर मोदी जी की पार्टी की ही जीत हो, क्योंकि अगर बीजेपी जीतती है तो चीन की कंपनियों को मोदी जी लाभ पहुंचाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आज तक की रिपोर्ट है। हम फिर भी इस पर भी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आज का प्रश्न पूछेंगे, आखिर क्या कारण है कि चीन का नाम लेने में भी प्रधानमंत्री कांपते हैं? सेना मजबूत, देश मजबूत, देश का प्रधानमंत्री कमजोर। देश का कमजोर प्रधानमंत्री जो चीन की कंपनियों के दबाव में, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 4-4 बार चीन चले जाते थे, 3 बार तो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद यहां बुला लिया चीन के राष्ट्रपति को। यहां झूला झूलते हो, वहां चुमार पे कब्जा हो रहा होता है। चुमार पे कब्जा भी कब पीछे हटता है? जब आप उनकी शर्तें मान लेते हो। डोकलाम में आप कहते हो जीत गए, डोकलाम में फिर से चीन के स्ट्रक्चर आ गए। और अरुणाचल का आपका अपना सांसद आज कह रहा है कि अरुणाचल में 60-70 किलोमीटर भीतर चीन घुस आया है। किसने रिश्वत ली थी? गौरव भाटिया जी, जरा उसका भी जवाब दे दीजिए। आपकी अपनी सभासद लद्दाख की, बीजेपी की सभासद लद्दाख की कह रही है कि मैं सरकार को बार-बार कह रही हूं कि हमारे गांवों में कब्जा हो रहा है चीन का, मेरी सरकार, मेरी पार्टी की सरकार नहीं मान रही, आंखें मूंदे हुए है। किससे रिश्वत ली थी गौरव भाटिया जी? गौरव भाटिया जी, देखिए, फिर से कहूंगा, ये अपरिपक्वता जो है ये कांग्रेस को डुबा देगी। पवन खेड़ा जी, 19 तारीख को जब नरेंद्र मोदी जी ने वक्तव्य दिया, सुन लीजिएगा कि चीन का नाम लिया या नहीं लिया। एक बार भी नाम नहीं लिया। अंजना जी, अभी एक मिनट चुप हो जाइए, अभी मत बोलिए। देखिए, इतना हम लोग को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। आपके बीच में मैं नहीं बोला, ये दर्शक तय कर लेंगे कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पवन जी, एक दूसरे का इतना सम्मान हम लोग रखेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ आप एक सम्मानित प्रवक्ता है और मैं आपकी बातों को गलत साबित करूंगा तथ्यों से। मैं तूतू में नहीं करूंगा आपके साथ। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने, अंजना जी, जो वक्तव्य दिया, आप देख लीजिएगा, चीन का नाम लिया था कि नहीं लिया था। और 19 जून 2020 की जो पीएमओ से स्टेटमेंट आया है, इसमें एक बार नहीं 5 बार चाइना का जिक्र है, 5 बार। ठीक है, तो ये तो हुई पहले कि चीन का नाम नहीं लिया। दूसरी बात, देखिए झूठ कैसे बोला जाता है। झूठ ये कह रहे चीन को बढ़ावा किसने दिया ट्रेड करने के लिए? मैं आंकड़े देता हूं। जब 2003-4 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार थी तो सरप्लस ट्रेड चल रहा था, $1 बिलियन के आसपास। और ये क्या किया कांग्रेस की सरकार ने? एमओयू साइन करने के बाद 2012 में ये 34.7 बिलियन हो गया, 2013 में 34.3 बिलियन हो गया।
मतलब 33 गुना बढ़ गया डेफिसिट ट्रेड। ये आंकड़े हैं और ये हमारे समय में 2017 से 19 तक 23% का जो डेफिसिट था वो कम किया गया। तो मैं इसीलिए कहता हूं ये 2008 का जो इनका एमओयू है ना अंजना जी, इसको सार्वजनिक तो करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। हम भी देखें कौन सी ऐसी उसमें शर्तें हैं जिससे सोनिया गांधी बंधी है कि उनके मुंह से चीन की निंदा नहीं होती है, लेकिन उनके पुत्र राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द रोज सुबह उठ के कहते हैं। ये पूरा देश आज जानना चाहिए। लेकिन गौरव जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। 2006 में सियाचिन देने को तैयार थी यूपीए, ये बीते दिन सेना प्रमुख उस वक्त के तत्कालीन जेजे सिंह साहब ने कहा। आप 2008 के एमओयू को लगभग रोज शाम में 6 बजे एक बार कांग्रेस को याद दिलाते हैं। अब आप ये भी बता रहे हैं, जैसा रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि पैसे ले रही थी कांग्रेस पार्टी। नहीं, उचित सवाल नहीं है क्या? इससे नहीं, सवाल ठीक है सर, लेकिन गलवान की परिस्थिति से एक डायरेक्ट लिंक बता दीजिए आप, तो मैं समझ जाऊंगी कि हिस्टोरिकली आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, कांग्रेस ने क्या चूक की। आप इसका पहले जवाब दीजिए अंजना जी। बिल्कुल, इसके बाद मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। आपके चैनल में अभी क्या दिखाया कि बातचीत के बाद चीनी सेना जो है 1 किलोमीटर अंदर गई है, ये आपका चैनल दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य क्या है? 1-1 इंच भूमि भारत की सुरक्षित है और हमारी वीर सेना को खुला हाथ दे दिया गया है। हाँ। अंजना जी आप बताइए, क्या विश्वास अपने देश के प्रधानमंत्री पे होना चाहिए या चीनी मीडिया पे होना चाहिए? ग्लोबल टाइम्स जो वहाँ सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है वो वहाँ की पार्टी द्वारा ही निर्देशित किया जाता है। तो मैं समझता हूँ पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, कांग्रेस वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ खड़ी है, ये हम सबने देख लिया। ठीक है, उस रिश्ते की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि आप चीन के प्रोपेगेंडा के शिकार हो रहे हैं। अंजना जी, पवन जी एक जवाब फिर आने में आ रही हूँ। सोमनाथ सिंह राव साहब, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा रुक जाइए। हाँ, आपसे निवेदन करता हूँ अंजना जी, 19 जून का प्रधानमंत्री का वक्तव्य अभी चला दीजिए अगर चीन का नाम लिया तो। ये चुनौती है, खुली चुनौती है। एक सेकंड बीच में नहीं, अब आप भी बीच में मत बोलिए। 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य आप सबके चैनल्स पे, मैंने आपके चैनल पे सुना अंजना जी, आप उसे एक बार दोहरा दीजिए अगर चीन का नाम लिया हो। नंबर 2, इधर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे भूभाग पर कोई आया ही नहीं, तुरंत चीन में तालियां बजती हैं। और ग्लोबल टाइम्स जिसकी गुणगान कर रहे हैं मेरे मित्र, वो कहता है देखो भारत का प्रधानमंत्री भी वही कह रहा है, हम उनके भूभाग पे नहीं गए, गलवान तो हमारा भूभाग है। फिर दूसरे दिन हमारे विदेश मंत्रालय को प्रधानमंत्री की बात का खंडन करना पड़ता है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप तो सोर्सेस की बात कर रही हैं, ये भी सोर्सेस ही हैं, सैटेलाइट इमेज से निकल कर आई हैं। आज सुबह की अखबारों में ये छपा है कि जहां क्लैश हुआ, जहां हमारे 20 शहीद हुए, वहां फिर से टेंट गड़ गए हैं। और प्रधानमंत्री को चीन से वाहवाही बटोरनी है, चीन से तालियां बटोरने में बड़ा शौक है। आप हमारे एमओयू की बात करते हैं, आरएसएस जो कि एक राजनीतिक दल भी नहीं है, मैं आ सकता हूं 2009 में क्यों गया? 2009 में आरएसएस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से गपशप करने, बातचीत करने 5 दिन की यात्रा पर। राम माधव क्यों बार बार चीन निकल जाते हैं? क्यों आपके आरएसएस के लोगों को लिए जाते हैं वहां अरुणाचल प्रदेश पे चर्चा आप 2009 में करते हैं, जब आप सरकार में भी नहीं थे। चीन से अरुणाचल प्रदेश की चर्चा आरएसएस जाकर करेगी, जो कि एक राजनीतिक दल भी नहीं है। दाल काली है या दाल में कुछ काला है? मैं आ जाऊं, उत्तर दीजिए। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए जल्दी से। अंजना जी देखिए, आज तक पे ही इनका झूठ पकड़ते हैं कैसे कांग्रेस एक झूठी पार्टी है। और पवन खेड़ा, मेरे हाथ में पीएम का वक्तव्य है जो उन्होंने बोला 9 मिनट 20 सेकंड का है। 2:15 के बाद मैं चला रहा हूं, 2:20 पे जो है नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं सुन लीजिए। चीन द्वारा एलओसी पर किया गया, निश्चित तौर से चीन द्वारा जो एलओसी पे किया गया, तो झूठा कौन? झूठ बोले कौआ काटे। पवन जी तैयारी करके आया करिए, झूठ मत बोला करिए। अब दूसरी बात मैं बताता अभी जवाब दे। तुलना कर रहे हैं कि आरएसएस का एक जो है डेलीगेशन गया था चीन। पवन जी आपने जवाब नहीं दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन ने 90 लाख रुपए लेके देश की संप्रभुता को ही बेच दिया। जाकिर नाइक से 50 लाख रुपए लेके दिग्विजय सिंह ने कहा वो शांति के मसीहा है। और सबसे बड़ी बात है, आरएसएस की सरकार नहीं है, उनका दल गया होगा। आप बताइए, कांग्रेस की सरकार थी,
मैं एक नागरिक होने के नाते क्या गलत हूं? मैं कहता हूं सोनिया गांधी के मुंह से चीन की निंदा करवा दीजिए। दूसरी बात, जो एमओयू है उसको सार्वजनिक कर दीजिए। और तीसरी बात, एक मिनट अंजना जी, एक मिनट, मैं बात पूरी कर दूं प्लीज। पवन जी, आपने तो मान ही लिया है सर कि आपने पैसे लिए थे, कांग्रेस पार्टी ने पैसे लिए थे। पवन जी, मान लिया क्या होता है? नहीं, और वो झूठ बोला वो भी पकड़ा है, इनका झूठ पकड़ा। मैंने इनका झूठ देखिए आज तक तो पकड़वा दिया। तैयारी अंजना जी, एक भी अधिकृत बयान प्रधानमंत्री का आपने चलाया बीच में नहीं लगता। चीन का नाम रक्षा मंत्री ले रहे हैं, आप माफी बीच में काहे बोल रहे भाई? आपने बोल दिया, राहुल गांधी की तरह झूठ नहीं बोल सकते। आप भी उतने ही पढ़े लिखे हो ना जितना मैं हूँ, शायद ज्यादा हो तो शांत बैठिए। नहीं, आप ज्यादा है, उम्र में भी ज्यादा है, आप बड़े विद्वान हैं। जयशंकर जी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों साहब, इतना क्या डर है आपको? और मुझे तो एक बात का अभी तक जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछ रहा हूं, क्या जय शाह को निर्देश दिया जाएगा कि बीपीएल, हाँ, मैं उसका भी दे दूंगा सर, पवन जी, मैं दे दूंगा। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होगी? आरएसएस भी पूछ रहे, हम भी पूछ रहे हैं। नंबर 2, क्या रूपानी जी धोलेरा का जो एमओयू है चाइना का, वो मैं आके उत्तर दे दूंगा। नंबर 3, शौर्या दोवाल का क्या रिश्ता है चीन से? ये बार बार क्यों चीन चले जाते हैं राम माधव का हाथ पकड़े पकड़े? उसका भी जवाब दीजिए। इंडिया फाउंडेशन, विवेकानंद फाउंडेशन, क्या रिश्ते हैं चीन से? अरे आपके इतने प्रगाढ़ संबंध हैं कि गडकरी जी जब अध्यक्ष थे आपके तो कहते हैं मैं चीन से रिश्ता मजबूत, भारतीय जनता पार्टी का उनकी कम्युनिस्ट पार्टी से मजबूत रिश्ता करने जा रहा हूं। कितना मजबूत रिश्ता हो गया कि अपने दरवाजे खोल दिया आपने। राजनाथ सिंह जी जब अध्यक्ष थे, आज वो रक्षा मंत्री हैं, वो भी मिलते जा रहे थे, बार बार मिल रहे थे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो से, जब वो सरकार में भी नहीं थे। क्यों? अगर इतने ही प्रगाढ़ संबंध बन गए तो उसका खामियाजा ये देश क्यों भुगत रहा है? क्यों चीन के साथ मोदी जी के क्या संबंध हैं? आज खुलासा करिए। जब वो मुख्यमंत्री थे चीन बार बार क्यों चले जाते थे? पवन जी, मिलने पर, बार बार चीन जाने पर और डायरेक्टली पैसे लेने में क्या आपको कोई फर्क दिखता है? जयशंकर जी के सुपुत्र अगर एक संस्था में है और वो पैसे लेती है तो उस पर अभी प्रश्न पूछ लीजिए जरा। अरे राजीव गांधी फाउंडेशन समाज सेवा के काम कर रही है, अलग अलग जगह से फंड्स लिए हैं और कोई थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है गौरव जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। ये सवाल कई बार आया है, आप इससे भी किनारा काट रहे हैं, लेकिन मैं इस सवाल को लेकर आऊंगी। एक सेकंड मैं आ रही हूँ। बहुत देर से महेंद्र जी हाथ उठा रहे। महेंद्र जी अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं सोमनाथ सिंह रॉय साहब के पास जाऊंगी। महेंद्र जी, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि वो ऐसा हमारे पृथ्वी का हिस्सा है जिसमें बाल भी नहीं उगता, जिसमें एक पौधा भी नहीं उगता, अगर वो चाइना में जाए तो चला जाए। कम से कम ऐसे वक्तव्य तो हमारे प्रधानमंत्री नहीं दे रहे, जो कि कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। आज आप अपने देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 1 इंच और 1 भी चौकी हमारी चाइना पे नहीं गई। आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे। और जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा वो सारा हमारा तिब्बत का सारा हिस्सा चला गया, आपको उसमें ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। दूसरा, अगर कोई गैर राजनीतिक पार्टी, यानी कि आपने आरएसएस का नाम लिया, मैं उसका बचपन से स्वयंसेवक हूँ, क्या अगर वो पार्टी किसी काम से उनको डराने, उनको धमकाने, अपनी बात कहने चाइना में 10 बार जाती है, उसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है? क्या आपने उनसे क्या आरएसएस ने और चाइना से वो समझौता किया है जिससे आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है? बिल्कुल सुन लिया। ठीक है पवन जी, जवाब दे दें। बदल दिया आपने पवन जी, दिशा कौन सी ले गए आप? इतिहास के पन्ने तो सब पलट रहे हैं ना पवन जी। गुप्ता जी, बिल्कुल गुप्ता जी, जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक भी गुप्ता जी जवाब सुनिए। अब गुप्ता जी, आपका सवाल ही रह जाएगा, जवाब सुनिए। हाँ। गुप्ता जी, आपकी मधुर आवाज में आपने कुछ प्रश्न पूछे, सुन लीजिए अब उत्तर। 1962 में नेहरू जी ने क्या कहा वो हमने सुना। 1 इंच भी नहीं गया। अंजना जी 1 सेकंड। गुप्ता जी जवाब सुनिए। नेहरू जी ने हिम्मत दिखाई, लड़ाई लड़ी, पीछे नहीं हटे। 65 में लड़ाई लड़ी, 62 में लड़ाई लड़ी, 67 में लड़ाई लड़ी और 67 में तो बदला भी ले लिया चीन से। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने जमकर बदला भी लिया, वो भूल जाएंगे। आपको 62 जरूर याद दिलाएंगे जहां हमारी जरा हार हुई, लेकिन लड़के हारे हैं। ये नहीं कि चीन को क्लीन चिट दे दिया कि नहीं कोई कब्जा नहीं हुआ जी, आ जाओ ले जाओ, इस तरह का काम नहीं किया। और आरएसएस वहां जाके धमकाने गई थी या क्या करने गई थी, उसका भी खुलासा बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए वो मेरा मुंह मत खुलवाइए। दूसरी बात, अगर आरएसएस भी अगर गैर राजनीतिक संगठन है तो राजीव गांधी फाउंडेशन भी गैर राजनीतिक संगठन है। खुलकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमने कोई छिपकर कुछ नहीं काम किया है।
जो छिपकर काम हो रहे हैं, हम उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। आप सार्वजनिक करिए, शौर्या डोभाल की संस्था को पैसे कहां से आते हैं, वहां किन किन से मिलते हैं, क्या बातचीत होती है, देश को इस बातचीत का और इन मीटिंग्स का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, नुकसान क्यों हो रहा है। आप यहाँ कहते हैं चीन अपने भूभाग पर है और चीन कहता है गलवान भी मेरा भूभाग है। ये जनरल हुडा कह रहे हैं कि अभी वहां टेंट लग रहे हैं। प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, देश की सेना पर भरोसा है। आज तक अगर सीमाएं बची हुई हैं तो देश की सेना की वजह से बची हुई हैं। एक कमजोर प्रधानमंत्री है, चीन के दबाव में है। ये हम जानना चाहते हैं क्या दबाव है चीन का इस प्रधानमंत्री। ठीक है, जल्दी से अपने दर्शकों को, चूंकि हमने बहस की शुरुआत की थी कि चीनी नागरिकों का बहिष्कार कर रहे हैं दिल्ली के होटल मालिक, उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको सुना देते हैं, क्योंकि अब बीजेपी ने आरोप लगाया है, जिसका जिक्र आप सुन रहे थे गौरव भाटिया से, राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए हैं चीन ने। रविशंकर प्रसाद बोले हैं एक कानून है जिसके तहत कोई भी पार्टी बिना सरकार की अनुमति के विदेश से पैसा नहीं ले सकती है। तो क्या सरकार से मंजूरी ली गई थी? रविशंकर प्रसाद का आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 2005-2006 की डोनर की सूची है, जिसमें चीन के एम्बेसी ने डोनेट किया। राजीव गांधी फाउंडेशन कांग्रेस का एक्सटेंशन था। जल्दी से आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चले। कांग्रेस पार्टी प्लीज एक्सप्लेन। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है, और आपके द्वारा इंडो चाइना की एक स्पेशल स्टडी की जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और ये दोनों पक्षों के लिए उचित होगा, हित में होगा। यह है बड़ी कहानी। एक समय कांग्रेस के राज में इतनी बड़ी जमीन दे दिया चीन को, और 10 साल के शासन में चीन के सामने घुटने टेके हुए थे कांग्रेस पार्टी के लोग। इसीलिए जब भी चीन की सरहद को लेकर सवाल उठते थे तो उनके रक्षा मंत्री कभी प्रभावी जवाब नहीं देते थे। 1962, 1967, 2005-6, 2013 में जीने की बजाय आज इस मौके पर चीन दुस्साहस कर दोबारा भारत की सीमा पर कब्जा कर रहा है और सरकार आंखें मूंदे केवल और केवल विपक्ष पर हमले में व्यस्त है। चीनी हमले का जवाब नहीं देने के लिए समय या साहस या सक्षमता, हमारी सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हर मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। यह आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि हर दिन एक नई बात के जरिए क्या मुद्दे से भटकाने, क्या सरहद के इस वक्त के विवाद से भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सोमनाथ सिंह रॉय साहब, अब मैं आपके पास आ रही हूं, बहुत देर बाद आ रही हूं, मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन सवाल यह है कि क्या खुलकर आप लोग चीन की निंदा करेंगे? अगर दिल्ली के होटल मालिक के फैसला लेते हैं कि हम चीनी नागरिकों को यहां पर कमरे नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे, आप लोग उसका स्वागत करते हैं? उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 2021 में आने का बाद गौरव भाटिया जी को लगता है चीन अभी हमारा दुश्मन है। जब हम लोग वो कहते थे जो पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है हमारे लिए, एक मिनट, 20 के लिए 20 का टाइम मेरा मिस्टेक है। गौरव भाटिया जी, जब हम लोग बोलते थे जो पाकिस्तान से ज्यादा दुश्मन है चीन हमारे लिए खतरा है, तभी ये वो लोग बोलते थे देखो पाकिस्तान का भाषा बोल रहा है मुस्लिम वोटों को लिए, ये लोग पाकिस्तान का बात कर रहे हैं, चीन का बात लेकर ये लोग से मुस्लिम वोट के लिए ये सब बात करते हैं। अभी 2020 में आने के बाद गौरव भाटिया जी को लग रहा है चीन दुश्मन है। अगर चीन दुश्मन है, ये कांग्रेस पार्टी इतना पैसा लिया, चीन ने हमारा इतना जमीन ले लिया, तो क्यों भाई कुछ दिन पहले का वीडियो देखिए जहां पर लगेंगे जी मोदी जी और प्रेसिडेंट एक ही झूला में झूल रहा है। क्यों इतना दिन क्या किया? आप लोग को पता नहीं था चीन हमारा जमीन लेकर बैठा है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ पैसा ले रहा है, ये सब पता नहीं था? चीन दुश्मन नहीं है, पहले आप लोग को पता नहीं है? 2018 में मैं आ जाऊं मिनिस्टर एक मिनट गया चाइना में वहां पर क्या बोल रहे हैं, आओ इंडिया में आओ, घूमने के लिए आ जाओ, यहाँ पर टूरिज्म बनाओ।
ये तो यही मिनिस्ट्री का काम था 2018 में। गौरव भाटिया जी 2020 में आने का बाद तो महेंद्र गुप्ता जी अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर अरे सोमनाथ सिंह नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? अगर ये काम देखिए बहुत इजी है ना, देश प्रेमी बनने का ये आसान तरीका है और कुछ नहीं। देश प्रेमी, मैं देश प्रेमी हूँ इसीलिए किसी को कुछ नहीं दूंगा। अरे ये तो काम है बीजेपी गवर्नमेंट का। वो लोग अगर वीसा देंगे तो हमारा यहाँ पर देवता का सम्मान मानता हूँ आप लोग। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वीसा दिया, कोई चीनी नागरिक को वीसा दिया तो क्यों होटल में जाएगा नहीं देंगे? ये काम तो सेंट्रल मिनिस्टर का होते हैं। ये होटल वाला है कौन? मुफ्त कौन है आप महेंद्र गुप्ता जी, बताइए इनको। देश प्रेमी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद फौरन आऊंगी गौरव। महेंद्र जी कौन है आप पूछ रहे हैं? वो मैं होटल ऑफिस में 3000 होटल हैं दिल्ली में, उनका रिप्रेजेंटेशन है। आप सुनिए भाई साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए। सोमनाथ जी मुझे लगता है कि आपको चाइना में भेज देना चाहिए। अरे सोमनाथ सिंह रॉय जी प्लीज सर अपनी बारी में देखिए, दर्शकों का वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है, आवाज नीचे कीजिए। मिस्टर रॉय जवाब सुनिए। सोमनाथ जी क्या देशभक्त होना गुनाह है क्या? आप जैसे देशद्रोही होना अच्छा है या हम जैसे देशभक्त होना अच्छा है? आप ये बताइए, आप जैसे देशद्रोह होना अच्छा है क्या? अरे पाकिस्तान तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अरे पाकिस्तान से जो लोग वीसा लेकर आते हैं उनको रहने के लिए क्यों दिया? संस्था के बारे में रॉय साहब लगातार मत बोलिए सर, लगातार मत बोलिए। प्लीज इन्हें चुप कराइए, बोलिए। हाँ भाई साहब सुनिए, जिस संस्था को सारे विश्व ने एक आइडल संस्था माना आरएसएस को, आप उस पर आक्षेप लगाते हैं। जिस प्रधानमंत्री ने सारे विश्व में एक मान्यता दी है, एक भारत का सम्मान ऊपर किया है, एक भारत हमारे जैसे साधारण व्यक्ति का भी एक सम्मान बढ़ाया है, उस देश के प्रधानमंत्री की आप बात नहीं मान रहे और आप अपनी बात मान रहे हैं। आप जैसा देशद्रोही होना अच्छा, हम जैसे देशभक्त होना। चलिए टीवी पर बैठकर ऐसे सर्टिफिकेट देशभक्त और देशद्रोही का देने से हमें बचना चाहिए। पवन खेड़ा जी आपने वो कहा था, प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो सुनाइए जरा। तो मैंने भी अपनी प्रोडक्शन टीम को कहा जरा आपको सुनाते हैं क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। क्या चीन का नाम लिया था? नहीं, सुनिए। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, पवन खेड़ा जी, ये प्रधानमंत्री ने कहा था, अंजना जी नाम लिया था चीन। अंजना जी इतने वाक चातुर्य प्रधानमंत्री चीन की निंदा में, खुलकर निंदा में जिस तरह से गरजते थे वो 2019 के चुनाव से पहले एक और दुश्मन देश के खिलाफ, एक शब्द निंदा का नहीं निकले और हम कहें कि अरे नाम लिया नहीं लिया। चीन की निंदा में क्या आप ही ने कहा था ना पवन जी, आप ही ने कहा था ना, आपने कहा चीन का नाम तक नहीं लिया था, मैं शर्त हार जाऊंगा, इसीलिए हमने सुना दिया। शर्त तो मैं ऐसे शर्तों के खेल तो मैं नहीं खेलता, लेकिन चीन की निंदा में बोलने की हिम्मत प्रधानमंत्री की नहीं होती। जयशंकर प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, चीन की निंदा करने में आपको क्या, हम तो कर रहे हैं ना, खुलकर कर रहे हैं। हम पर आरोप लगाते हो कि हम चीन से मिले हुए हैं, अरे हम तो चीन की खुलकर निंदा करते हैं। ठीक है, आप लोग आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, चलिए अब मैं आ जाऊं अंजना जी। देखिए समय बराबर से दीजिए अंजना जी, ये उचित नहीं है। मैं बहुत ही
या अजय शाह का दबाव मैं बहुत ठीक है, वो कह रहे हैं कि खुलकर, तरीका नहीं। ठीक है गौरव भाटिया, ठीक है मिस्टर खेड़ा जवाब सुन। प्रधानमंत्री जी, गौरव, प्रधानमंत्री जी से हम निंदा चाहते हैं, देखिए, प्रधानमंत्री से हम एक्शन चाहते हैं। चलिए ठीक है गौरव जी, से हम चाहते हैं कि सेना के हाथ खोल दें, सेना सिखा देगी चीन को जो सिखाना होगा। ठीक, सेना गौरव आपसे और हमसे ज्यादा समझती है। अब मैं बोल लूं, ठीक है अब गौरव जी बोल ले। देखिए, जो भारत की दलाली कर रहे हैं, जो भारत को दीमक की तरह खाते हैं और गद्दारी कर रहे हैं ना, उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं गोल पोस्ट बदलते हैं। कांग्रेस वो पार्टी है अंजना जी जो गोल पोस्ट के साथ दौड़ती है। अभी इनका झूठ पकड़ा गया, मैंने भी वही वीडियो दिखाया था, आपके चैनल ने दिखाया, मैं धन्यवाद देता हूं। 17 जून का ट्वीट है राहुल गांधी का। राहुल गांधी से बड़े नेता तो नहीं है कांग्रेस में पवन खेड़ा जी। पवन खेड़ा जी, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते। ये 17 जून वाला ट्वीट देख लीजिएगा। मैंने दिखा दिया कैसे चीन का नाम लिया था, तो इनको दर्द होने लगा। दूसरी बात, तो राहुल गांधी की बात मान लीजिए और भी आगे भी मान इन्होंने माना आपके शो पे झूठ पकड़ा गया पहला। दूसरा, इन्होंने माना 90 लाख रुपए का डोनेशन कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब चीन की सरकार से कांग्रेस पार्टी ने लिया है देश को बेचने के लिए। मैं कहता हूं ये दिखा दे, ये चुनौती है कि सोनिया गांधी ने पहली बार चीन की निंदा करी हो, दिखाइएगा, मैं जानना चाहूंगा, ट्वीट कर दीजिएगा। दूसरी बात, बीजेपी की सरकार, अगर बीजेपी की सरकार जब से है कभी भी चीन की किसी पार्टी से हमने कोई समझौता किया हो। तीसरी बात, ये दिखा दे कि कोई भी जगह पे इस तरह से डोनेशन बीजेपी में आया, नहीं दिखा पाएंगे। अब आपका एक सवाल बीसीसीआई पे था, मैं उसका भी उत्तर दे दूं। पवन खेड़ा जी, पढ़िए लिखिए, वो एक बालक भी है आपके यहाँ, उसको भी पढ़ाइए। बीसीसीआई जो है वो स्टेट इंस्ट्रूमेंटालिटी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। बीसीसीआई ऑटोनोमस है, स्वतंत्र है। और कौन कौन आपकी पार्टी से वहां अध्यक्ष रहा है, मेंबर रहा है, ये मैं बताऊंगा नहीं। फिर भी एक बात कहूंगा, ठीक तो है, ठीक है सुनील चोपड़ा जी, करार रद्द हो रहे हैं। हमारे सैनिकों का खून बहा चीन की वजह से, चीन की निंदा आप करेंगे? सुनील चोपड़ा जी, चीन की निंदा आप कर रहे हैं? मेरा ये कहना है कि आपने सैनिकों को भेजा, वहां पर उनका खून बहा, उसके बाद चीन वापस आ गया, आप घर बैठ गए। तो मेरा ये कहना है आपने सैनिकों के साथ भी अन्याय किया है, देश के साथ भी अन्याय किया है और चीन के साथ भी अन्याय किया है। चीन के खिलाफ बोलेंगे सर? चीन का दुकान बंद करेगा हिंदुस्तान, क्योंकि अब आम हिंदुस्तानी नागरिक चीन के सामान के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है, देश धधक रहा है। और इसी के साथ दिल्ली के होटल मालिकों ने तय किया है कि वो चीनी नागरिकों को भी यहां पर होटल में कमरे नहीं देंगे। क्या ये फैसला सही है? क्या इससे एक कदम आगे बढ़ेगा चीन पर दबाव बनाने में हिंदुस्तान? इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।